नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में नीट परीक्षा के सवाल का सिर्फ एक जवाब है कि गलती हो गई? क्या इस सवाल का सिर्फ एक जवाब है लापरवाही हो गई? क्या इस सवाल का सिर्फ एक जवाब है कि हमसे नहीं हो पाएगा? आप सोचिए, 180 पेपर में से 180 सवालों में से 150 सवाल की हूबहू कॉपी पहुंच जाए, एक सेंटर पर नहीं, एक इंस्टीट्यूट के पास नहीं, ना जाने कितने राज्यों के अंदर। क्या वाकई में नीट जैसी परीक्षा इस देश के अंदर नीट एंड क्लीन नहीं है? करोड़ों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा है। 2024 में भी ऐसा ही विवाद, 2026 के अंदर भी ऐसा ही विवाद, और पेपर लीक के आरोपों ने मानो पूरे देश के अंदर फिर से सवाल खड़ा कर दिया। क्या नीट कराने वाली एनटीए के बारे में सोचने की जरूरत है? क्या जहां पेपर छपते हैं वहां सोचने की जरूरत है? जब इस देश के अंदर बजट लीक नहीं हो सकता तो पेपर लीक क्यों होते हैं? क्यों एक ऐसी व्यवस्था नहीं होती जहां पेपर फुल प्रूफ हो और बच्चों का भरोसा हो कि वो परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा के परिणाम की सीधी खबर आएगी, उसके बीच में पेपर लीक की खबर नहीं आएगी। कहा जा रहा है कि पहली कॉपी नासिक में तैयार हुई, फिर हरियाणा पहुंची, वहां से बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहां तक कि केरल का भी कनेक्शन कि चूरू का रहने वाला एक छात्र केरल से सीकर पेपर भेजता है। हालांकि इस दौरान एनटीए ने पेपर रद्द कर दिया है और बड़ी वाहवाही के साथ कहा है कि बच्चे दोबारा परीक्षा देने आएंगे तो पैसे नहीं लेंगे, उनका सेंटर भी नहीं बदलेंगे। क्या वाकई में इससे बच्चों की मेहनत, बच्चों का भविष्य सिक्योर होता है? आज बात इसी मामले पर कि क्या वाकई में हम परीक्षा को फुल प्रूफ कर सकते हैं? क्या बच्चों के भरोसे को जिंदा रख सकते हैं? क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां चाहकर भी माफिया एंट्री ना कर पाए? क्या वाकई में मुमकिन है? यह पूरा सिस्टम लीक हो चला है। आज बात इसी में। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो भी पाताल में भी कोई छुपा हुआ है वो बचेगा नहीं। यकीनन पाताल में तो पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन क्या हम वाकई में उस माफिया तक पहुंच पा रहे हैं जो हमारे हर जगह का हिस्सा हो गया? अब सोचिए, जहां प्रिंट हो रहा है वहां भी सवाल है, जहां से सप्लाई हो रही है वहां भी सवाल है, जहां एग्जाम हो रहे हैं वहां भी सवाल है, हर तरफ सिर्फ सवाल और जवाब यह है कि लीक हो गया है। क्या इसको रोका नहीं जा सकता? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी, पूर्व डीजी NIELT, एकलव्य सिंह जी है विषय विशेषज्ञ है, और साथ में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। शुरुआत अश्विनी जी आपके साथ। भाई, कोई तो सिस्टम होता होगा। हर स्टेट का हर साल बजट आता है, कभी लीक नहीं होता। सेंटर का बजट आता है, कभी लीक नहीं होता। इवन यहां तक लीक नहीं होता कि सरकार में कौन मुख्यमंत्री होना है अंतिम वक्त तक पता नहीं चलता, इतना फुल प्रूफ होता है। तो जब बच्चों की बारी आती है, एग्जाम की बारी आती है, फिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें बेसिकली सिस्टम का फेलियर है। इसमें हम इस बात को मानना पड़ेगा कि जब IIT का एग्ज़ाम होता है, JEE का, UPSC का होता है, कोई पेपर लीक नहीं होता। जब हम NIT का और इस तरह के एग्ज़ाम जब कर रहे हैं उसमें लीकेज हो रही है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में फेलियर है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई एजुकेशन माफिया या कोई इस तरह का माफिया इन्वॉल्व है, क्योंकि अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर बना। दूसरा ये कि हमें जो टेक्नोलॉजी है, माफिया इन्वॉल्व नहीं है, मैं हमेशा इसके अगेंस्ट ही रहता हूं। सिस्टम इन्वॉल्व है सर। माफिया तो तब बनता है जब सिस्टम उसको कुछ देता है। भाई आप ये तो पूरा का पूरा मुझे लगता है मनी ड्रिवन सिस्टम हो गया है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मतलब माफिया का मतलब यहाँ पे यही है कि कहीं ना कहीं सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और इसी कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बार बार। आप देखिए कि पिछले 5 साल में लगभग 70 कम्पिटिटिव एग्जाम्स के और इस तरह के एग्जाम्स के पेपर आउट हुए हैं। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्वेश्चंस बना के दें रेदर देन सेम क्वेश्चंस टू एवरीवन। जैसा कि आप जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, अपने AI से ड्रिवन करके पेपर को ब्रॉडकास्ट किया, पेपर जा रहा है, एक के पास एक क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे के पास दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। और तीसरा ये है कि जो हमारी टीम इसमें इन्वॉल्व है उसे हमें देखना पड़ेगा। और जो एक हमारा एग्जामिनेशन एक्ट 24 जो हम लाए थे, जिसमें पेनल्टीज थी इन्वॉल्व, जिसमें आपको जेल भी थी, फाइनेंशियल पेनल्टी भी थी,
उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता ही है कि पेपर आउट हो जाता है, केस चलते रहते हैं, केस चलते चलते वो डाइल्यूट हो जाता है मैटर, दोबारा फिर पेपर आउट हो जाता है। तो थ्रू अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द कंट्री ये सिस्टम ऑपरेट करना। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सिर्फ प्यादों को पकड़ते हैं? क्योंकि अगर हमने माफियाओं को पकड़ा होता तो फिर तो पेपर लीक होते ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना है, पूरे देश भर के अंदर 1000 माफिया होंगे, मुझे लगता है ऊपर के लेवल पर 2-4 ही होंगे, वहां तक बस हम नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल सही है, हम ऊपर तक नहीं जा पा रहे। और दूसरी बात ये है कि हम जिनको पेनलाइज करना चाहिए, चाहे वो A to Z कोई भी इन्वॉल्व है इस पूरे सिस्टम में, दे नीड टू बी पेनलाइज, पर वो हम कर नहीं पा रहे हैं। हम बेसिकली जो नीचे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं उन्हीं को पकड़ के छोड़ देते हैं। ठीक है, योगेंद्र जोशी जी, इस पूरे केस के अंदर राजस्थान पुलिस एसओजी की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 2 मई के आसपास ये पता चला कि भाई पेपर पहुंचा है, उसके बाद 3 मई को पेपर हुआ और कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ही शिकायत के बारे में जानकारी लगी, एसओजी ने धड़ाधड़ गिरफ्तारियां यहां पर की है। क्या वाकई में राजस्थान की एसओजी ने एक बेहतरीन काम किया और इसलिए इसकी अलग परत दर परत खोलती गई, या आपको लगता है यहां भी कुछ कमी रह गई? देखिए विजेंद्र जी, जब 2 तारीख को पता चल गया था तो वहाँ जो सीकर के थाना अधिकारी हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उद्योग नगर थाने में तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब वो विद्यार्थी एनटीए की ईमेल कर रहे हैं, उधर ईमेल कर रहे हैं, उसकी सूचना डीजी को जा रही है, डीजी ने जाकर के इनको कहा है। और कल भी मैं देख रहा था कि जो हमारे एसओजी के अधिकारी हैं वो ये कह रहे थे कि साहब अभी तो ये गेस पेपर है, गेस पेपर है। मैं ये कहता हूं हमने भी परीक्षाएं दी हैं, गेस पेपर हमने भी प्राप्त किए हैं। अगर ठीक है, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, जरा सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है इस एग्जाम के रद्द होने के बाद। और हमारी यही नीति है कि हम एग्जाम में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने देंगे। सर एक सवाल डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और हम अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। अभिषेक सर हम अगले 7 से 10 दिनों के अंदर शेड्यूल बता देंगे। सर अभिषेक सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका ही डिपार्टमेंट तय करता है सारी चीजें, प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, फिर उसको छपने के लिए दिया जाता है। इस ट्रेल में कहीं आपको लगता है कि आपका ही कोई कर्मचारी या आपसे जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी जो अंदर खेमे में है वही पेपर लीक करता है, वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही पैसे का लेन देन करता है? क्या अंदर का ही कोई शख्स है? क्योंकि देखिए, जब पेपर छपने के लिए जाता है और जब पेपर बनता है उसमें सभी इन्वॉल्वमेंट अधिकारियों का ही होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। कहां पर वो चूक होती है, कहां से वो लिख करके पेपर इधर उधर होता है, कहां से एसएमएस के जरिए जाता है, ये कैसे होता है सर? देखिए, ये अंदर का हो या बाहर का हो, सीबीआई से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए, ताकि ये जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो पाए। मैं आपके जितना जानकार नहीं हूं, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया हूं। मैं सिस्टम को अभी किसको ये बताना कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, विल बी प्री जजिंग द होल इंक्वायरी। हम सीबीआई को निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से जांच करने की रिक्वेस्ट किए हैं, और जिसमें एनटीए से जो भी सूचना चाहिए, एनटीए के जिस कर्मचारी से पूछताछ करनी चाहिए, सीबीआई को पूरी राइट्स होगी, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। और हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सिचुएशन जो आज हम हैं ये दोबारा ना आए, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सिस्टम को भी बदलेंगे? क्या सिस्टम को भी बदलेंगे? क्या सिस्टम को भी बदलेंगे? क्या सिस्टम जो आपने अपनाया है अभी तक उसमें कोई बदलाव होगा? मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या खामी है, ये इंक्वायरी से जब निकल के आएगा, तो अगर सिस्टम के पार्ट में कोई भी ऐसा क्रम है जिसकी वजह से समस्या होती है तो उसको डेफिनेटली रिव्यू किया जाएगा। पहली बात तो ये सर, ओरिजिन कहाँ था? व्हाट वाज द ओरिजिन एंड व्हाट वाज द मोडिस ऑपरेंडी? आपने कहा कि डिजिटल के जरिए भी हुआ और फिजिकली भी उसे कुरियर के द्वारा भेजा गया, इसमें मैंने नहीं कहा। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है सामने, तो आप ये हाईलाइट करिए सर। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली,
हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी। गड़बड़ी नहीं, पहचान कर पा रहे हैं। आप अभी भी नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ है? पेपर क्या आप अभी भी नहीं मान रहे? हमने साफ ये कहा, हमने ये साफ कहा कि जो पीडीएफ जो सर्कुलेट हुआ उसमें से कुछ प्रश्न पत्र से मिल रहे थे, तो इसको अगर आप लीक कहें या अनियमितता कहें या वायलेशन ऑफ प्रोसेस कहें, हमने यह माना कि ये एग्जाम की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उल्लंघन था, इतनी हद तक था कि हमें ये कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि एग्जाम कैंसिल करें। सर कहाँ लूपोल है? अभी शुरुआती जांच में भी आपको समझ नहीं, अगर गड़बड़ कहाँ से हुई और कहाँ चूक हुई, इसके मैं अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच जाता तो सीबीआई को क्या कार्य देने की आवश्यकता होती। हम सारी सूचनाएं, हम जो जितनी जानकारी है हमारे पास, और हम नहीं चाहते कि सीबीआई की जांच किसी भी तरह से प्रभावित हो, तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है। इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक है। नासिक में छपा पेपर सर, छपने की शुरुआत कहाँ से हुई? छपने की शुरुआत कहाँ से? पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है। वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी। 2024 में पेपर लीक हुआ था, कब रहेगा? 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2026 में भी लीक हुआ। पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? आप क्या कर रहे हैं सर? पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा सर? प्रोसेस विल बी ओवर विद इन 15 डेज। प्रोसेस ऑफ अभिषेक जी, अभिषेक जी, नो टेक लॉन्गर। अभिषेक जी, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? अभिषेक जी, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? 24 में भी लीक, 26 में भी लीक। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज़्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था 0 टॉलरेंस है। परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। 22 लाख बच्चों को क्या कहेंगे सर? 22 लाख स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे सर? आपको 22 लाख स्टूडेंट्स को कैसा भरोसा देगा? कितना दिनों में हो जाएगा? क्या कहेंगे? स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए जो प्रश्न पत्र बेच रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसको पुलिस को या एनटीए को रिपोर्ट करिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रलोभन में आते हैं तो वह उनको बढ़ावा देता है और पूरे व्यवस्था को चौपट करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और इस एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे। सर कितना दिनों में हो जाएगा ये बताओ? हम बता देंगे। अभिषेक सिंह जी को आप सुन रहे हैं, डीजी हैं एनटीए के।
वो कह रहे हैं कि मैं तो अप्रैल में ही ज्वाइन किया हूं, मुझे क्या ही पता है। तो ये मानकर चलिए कि जब तक उनको पता नहीं चलेगा वो एग्जाम कराएंगे भी या नहीं कराएंगे। और उन्होंने और चीज कही, उन्होंने ये कहा कि ये अनियमितताएं हो सकती हैं। उन्होंने बच्चों से अपील की है कि कोई पेपर उनके पास आए वो ना लें। अब जरा बताइए, किसी बच्चे के पास उसका टीचर या कोई दोस्त एक गैस पेपर भेज रहा है तो ऐसे तो ना जाने कितने सर्कुलेट होते हैं। बच्चे को क्या पता कि यही पेपर कल आना है। होना यह चाहिए कि वो कहें कि मैं अपने सिस्टम के अधिकारियों को कहूंगा किसी माफिया के चक्कर में मत आइए, वरना नाप दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। बहरहाल, क्या वाकई में इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है? क्योंकि 24 में एनटीए का यही हाल था, नीट का यही हाल था, 25 में यही हाल था, 26 में यही हाल है। और क्या ये रवायत बन गई कि हर बार दोबारा एग्जाम होगा? पहली बार का एग्जाम सिर्फ कमाने के लिए है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर RL पूनिया जी भी जुड़ गए हैं, चीफ मेंटोर हैं श्री चैतन्य अकादमी राजस्थान से। RL पूनिया जी, जरा बताइए, क्योंकि गैस पेपर का जिक्र है, अब मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि 180 में से 150 पेपर हूबहू आ जाए, जाहिर सी बात है पेपर लीक ही हुआ है, इसीलिए सीबीआई जांच करिए। लेकिन बच्चे को भला क्या ही पता होगा कि भाई ये गैस पेपर है या पेपर लीक के जरिए पेपर आया है? वो तो हर गैस पेपर की तैयारी करेगा। नमस्कार, मेरा ये कहना है कि बच्चा जब एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है और पहले दिन जब उसको इंपॉर्टेंट सवाल मिलते हैं, चाहे किसी बुक से हो, चाहे किसी फ्रेंड्स के द्वारा शेयर किए गए हों, तो किसी भी तौर पर उसको पेपर आउट के तौर पर नहीं माना जा सकता। जो एनटीए का जो बयान अभी हम सब लोगों ने सुना वो बिल्कुल ही लापरवाही भरा था। और ये कहना कि मैंने तो अभी ज्वाइन किया है और एग्ज़ाम जस्ट आ गया, ये बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगा कि बच्चों की भविष्य की संवेदनशीलता उनके बयानों से नज़र आ रही थी। आप जरा सोचिए कि हजारों लाखों विद्यार्थी जो एक पर्टिकुलर डेट को लेकर दिमाग में सेट करके प्रिपरेशन करते हैं, अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करते हैं, अपना सब कुछ प्लान करते हैं, महीनों पीछे वो एक पर्टिकुलर डेट की तैयारी करते हैं और उस पूरा जी जान लगाकर उस डेट पर अपना पूरा सामर्थ्य से एग्जाम देते हैं और 4 दिन बाद पता चलता है पेपर तो लीक था। आप सोच सकते हैं कि उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा मजाक हुआ होगा। उस मुद्दे की संवेदनशीलता इन बयानों से मुझे नजर नहीं आई। ठीक है, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि महज इत्तेफाक है कि 24 में सवालों के घेरे में, 25 में सवालों के घेरे में, 26 में सवालों के घेरे में? आपको लगता है कि एनटीए की जगह नीट का एग्जाम किसी और को कराना चाहिए? 100% लगता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, मानवीय गलती, भूल त्रुटि सिर्फ एक बार हो सकती है। ये हर साल हो रहा है और उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क के आखिरी कड़ी तक नहीं पहुंच रहा है एनटीए। पहले भी ऐसा होता है और जब तक नहीं पहुंचेगा इसी तरीके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। ठीक है, इकलव्य सिंह, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में माफिया इतने स्ट्रोंग हैं कि वो कहीं भी घुस जाते हैं, किसी को भी खरीद लेते हैं, उनको एक दाम पता है कि कहां किस दाम में कौन बिक रहा है और उससे वो पेपर ले लेते हैं? लेकिन यहां इंटरेस्टिंग ये है कि बच्चों से अभी तक ये नहीं मिला है कि भाई उनसे पैसे लिए गए हों। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो केरल से बच्चे ने सीकर भेजा पेपर, सीकर ने कहीं और भेजा, उसने अपने वहां के स्टूडेंट्स को दिया, कहीं पैसे का लेन देन नहीं है, तो फिर ये पेपर ऐसे कैसे निकल गया? देखिए विजेंद्र जी, ये जो माफिया टर्म आपने यूज करी ना, मुझे लगता है पहले तो इस माफिया टर्म को मतलब डिफाइन करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस माफिया का ही पार्ट है कुछ ऐसे लोग भी जो हैं जो सिस्टम के अंदर ही हैं, उसके बिना तो ये हो नहीं सकता। देखिए अभी जो डीजी साहब जो स्टेटमेंट दे रहे थे, बड़ी विचित्र बात है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 1 महीने पहले आया हूं, तो मतलब अधिकारी, बड़े अधिकारी तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एनटीए का रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूं, पिछले 5 वर्ष में ये 17वां एग्जाम है जो या तो लीक, इस स्तर का बड़ा एग्जाम जो या तो लीक हो गया है या रद्द कर दिया गया है। अभी एक माननीय मंत्री जी, मैं देख रहा था आपके टीवी पे, कह रहे थे कि पाताल में भी दोषी छुपे होंगे तो उन्हें हम ढूंढ लेंगे। ये इतने लाखों युवाओं का ही नहीं, उनके साथ उन लाखों परिवारों का जो भविष्य पाताल में ढकेल दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी कि नहीं लेगी? देखिए विजेंद्र जी, एक चीज समझनी पड़ेगी कि कितना मुश्किल होता है। इशू अब ये है ही नहीं, यहां पे एसओजी ने अरेस्ट करे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगा, लोग पकड़े भी जाएंगे, पता कड़ियां से कड़ियां जुड़ेंगी। इशू ये है कि भाई ये पेपर लीक होता क्यों है? यूपीएससी का तो पेपर लीक नहीं होता। तो ऑब्वियस है कि अब देखिए जैसे प्रिंटिंग प्रेस में लीक होने की बात हो रही है, तो सिस्टम के ही किसी व्यक्ति ने इस माफिया को सो कॉल्ड इन्फॉर्म किया होगा ना कि यहां पे प्रिंट हो रहा है, तभी तो पता चला। तो मैं समझता हूं, देखिए विजेंद्र जी, बहुत ये है कि जो कॉपी सामने आ रही है वो उस पेपर की कॉपी नहीं है, वो रिटर्न हाथों से लिखी गई कॉपी है। मतलब किसी के पास पूरा वक्त दिया गया कि आप कर लीजिए जो करना है।
बिल्कुल, मतलब ये क्लियर है कि जो सिस्टम के अंदर का व्यक्ति था उसको ये आभास था कि क्योंकि सब कुछ टाइम स्टैम्प होता है तो उसको पता ही होगा कि भाई मतलब अगर मैंने पेपर की कॉपी या कुछ ऐसा दे दिया तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसने कहा भाई तुझे जो लिखना है लिख ले, और इस तरह से। तो ये तो क्लियर है कि सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। और मैं समझता हूं विजेंद्र जी कि अब समय आ चुका है कि सरकार के जो उच्च पद पे बैठे व्यक्ति हैं उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं तो कहूंगा कि आप देखिए, मतलब एनटीए कौन कराता है भाई? मतलब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है ना ये एजेंसी, और इसकी जवाबदारी किसकी बनती है? धर्मेंद्र प्रधान जी की बनती है, भारत के शिक्षा मंत्री की बनती है। क्या दी उन्होंने कोई सफाई जनता के सामने? क्या बच्चों को आके आश्वासन दिया कि ये क्यों हुआ है? तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना है भारत के शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देने की कम से कम वो पेशकश करनी चाहिए। प्रतीक सिंह जी, क्या वाकई में इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल हम ये डिबेट करें। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई लीकेज ना हो, वरना ये डिबेट होती रहेंगी, बच्चे यूं ही सड़कों पर घूमते रहेंगे, यूं ही बार बार एग्जाम देते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। विजेंद्र भाई, जैसे अभी हम सुन रहे थे, अभिषेक सिंह जी बता रहे थे भाई मैं तो अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं है, तो उनको पहले पता करना चाहिए था कि 24 में भी ऐसा ही काम हुआ था, और तब भी जो जांच है वो सीबीआई को दी गई थी। 24 से आज 26 आ गया, उसमें किसको गिरफ्तार कर लिया, किसको सजा हो गई, ये बता जाते अभिषेक सिंह जी तो ज्यादा अच्छा रहता। मुझे लगता है उनको कुछ भी पता नहीं है। अब उनको सिर्फ एक बात पता करनी चाहिए, पेन और पेपर उठाएं और अपना इस्तीफा दें। सिर्फ एक ही ये चाह रहा है। दूसरी बात, ये 22 लाख 23 लाख जो बच्चे नहीं है, 23 लाख परिवार हैं, और इसके पीछे एक पूरी हिंदुस्तान की एक जो इकोनॉमी है, 70-80 हजार करोड़ रुपए ये बच्चे अलग अलग कोचिंग के माध्यम से पे करते हैं। और हमने कितनी बारी यहाँ पर डिबेट की है कि बच्चे इस त्रासदी के कारण सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आने वाले समय में आपको हो सकता है ये खबरें सुनने को मिले, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करके एग्जाम देने जा रहा है उसके साथ तो अन्याय हो रहा है। और जब जब सवालों के जवाब देने की बात आती है तब बीजेपी के प्रवक्ता गायब हो जाते हैं। आज भी डिबेट में आप देखिए कि बीजेपी के प्रवक्ता ही नहीं है। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं है। जयपुर के अंदर कल तक सूत्र कुछ कह रहे थे, आज तक सूत्र कुछ कह रहे हैं, सामने आकर कहने को कोई तैयार नहीं है। कल तक सूत्र ये कह रहे थे कि जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ, एसओजी के पास खबर 2 तारीख को आ गई थी, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो जो एकलव्य जी कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी है, साथ में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो गिरफ्तारियां नहीं हुई, एफआईआर दर्ज वो कैसे नहीं हुई ना? हाँ, बिल्कुल बिना एफआईआर, बिल्कुल बिना एफआईआर गिरफ्तारी है। सीबीआई ने भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। आपको बता देता हूं मैं, मेरी बात मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं एफआईआर जब दर्ज नहीं हुई तो राजस्थान के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री खुद हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी लेकर उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अरे भाई, एसओजी गठित हुई यहाँ पर, एसओजी पहले से ही गठित नहीं हुई, एसओजी तो पहले से जांच की, तो जांच में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई आज तक? जोगेंद्र जी, बिल्कुल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और इल्लीगल डिटेंशन है। 15 आदमियों का 2 दिन से इल्लीगल डिटेंशन, और इसकी जिम्मेदारी एसओजी की है। वहां थाने के बाहर लोग धरना दे रहे हैं कि या तो इनको गिरफ्तार करो या इनको छोड़ो। मैं ये कह रहा हूं कि एसओजी के एडीजी ने इसको डीजी से बात करी, ये जो बात कर रहे थे अभी टीवी पे, तो उन्होंने कहा कि जानो था वो काम जाने, मैं पतो को नहीं। अब यहाँ जो थे एडीजी जो बंसल साहब हैं, इन्होंने भी जब से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। न तो किसी थाने में एफआईआर दर्ज है, न एसओजी ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज की है। तो मुझे ये बताइए, सीबीआई ने भी नहीं किया अभी तक। क्या कुएं में भांग गिरी हुई है क्या प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई जिम्मेदार है भी कि नहीं है? लेकिन राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट्स हमारे सब देखने के लिए है क्या सारे? ये नॉमिनेटेड व्यक्ति है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये नॉमिनेटेड व्यक्ति है, इससे इस्तीफा ले लेना चाहिए, इसको कोई जानकारी नहीं है। जोगेंद्र जी, सामान्य तौर पर क्या प्रोसेस होता है भाई इस तरीके से? जब पेपर लीक होता है, कोई जांच कर रहा होता है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारियां होती है, हिरासत में लिए जाते हैं, प्रोसेस होता क्या है? देखिए, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा प्रोसेस ही बाईपास कर दिया। अरे ये बाईपास ही तो हुआ है। आप एफआईआर दर्ज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करना है उसे बीएनएस की धारा 47 में उसको नोटिस देंगे और उसको ये तक बताएंगे कि तेरे खिलाफ ये अपराध साबित पाया जाता है, इसलिए तू आ और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर। ये सारी की सारी बातें जब तक नहीं होती हैं तब तक ये सब इलीगल है जो काम हो रहा है। और अब ये क्या करेंगे भाई, उन 15 आदमियों को किसको, सीबीआई को कैसे दे देंगे? सीबीआई कैसे ले लेगा? मेरे ये समझ में नहीं आ रही है कि क्या हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो इतने आईपीएस कहलाते हैं बड़े बड़े, वो उनके क्या हो गया है
कि एक मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते? ये क्यों डर रहे हैं मुकदमा दर्ज करने से? सीकर में सबसे पहले उद्योग नगर थाने में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, वो थाना सस्पेंड होना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि ये हमारे राजस्थान के लिए एक हंसी के पात्र हैं कि इस प्रकार की पुलिसिंग हमारे राजस्थान में हो रही है, और उसी तरह का ऐसा व्यक्ति थोड़ी ना होगा। वाकई में सारे नियम bypass कर दिए गए। डायरेक्टर, बताओ, डायरेक्टर जनरल एनटीए, सबसे पहले इसको गिरफ्तार करना चाहिए ऐसा और थोड़ी इससे ना है कि इस्तीफा देना रूल एंड चाहिए। रेगुलेशन और कानून की जानकारी नहीं होगी जो काम कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, सच्चाई ये है कि पुलिस प्रशासन में योगेंद्र जी का अच्छा खासा अनुभव रहा है। वो अपने फैक्ट्स जो बता रहे हैं वो फैक्ट्स सही हैं, और इस तरह का क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद ही अभी एसओजी ने कहा है कि हम एफआईआर दर्ज करके हैंड ओवर करेंगे सीबीआई को, क्योंकि वो जान चुके हैं कि जो उन्होंने करा है वो गलत है। दूसरी बात विजेंद्र जी, जो देखिए एक चीज को समझना ना बहुत आवश्यक है कि जो सेंटर होता है ना, या जो प्रिंटिंग वाली जो जगह होती है, एक चीज समझिए कि उसकी जो सीसीटीवी और अन्य जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं उससे जो निगरानी की जाती है, तो उसमें भी तो चूक हुई है ना। कैसे हुआ वो भाई? विजेंद्र जी देखिए, अब ये हम है ना गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम टेक्निकल डिटेल्स में जा रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से हो रही है। सोच रहा हूं हो सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही पेपर लीक हो गया, वो जो भी हुआ हो सकता है। लेकिन विजेंद्र जी इशू यही है कि अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये एफआईआर होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, आगे किसकी जिम्मेदारी है। इशू ये नहीं है, आपको ये इन्वेस्टिगेट करके भाई जो हमारे जो पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं ना, चाहे वो हमारे और ये सरकारों के इररिस्पेक्टिव है, चाहे किसी की भी सरकारों और अधिकारियों के भी, अधिकारी भी आते हैं जाते हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकार आती है जाती है। सच्चाई है कि हमारी पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं वो बस ऐसे ही लोगों पे फाइनली जब ऐसा कुछ हो जाता है उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके ये कहना चाहते हैं कि हमने पकड़ लिया। आप इसके लिए क्या कर रहे हो? आप में ये इच्छा शक्ति है कि नहीं कि आप इंश्योर करो कि आगे ऐसा हो ही नहीं? आपने कोई डिस्कशन सुना है? नहीं, आपने कोई डिस्कशन सुना है? कभी किसी सदन के पटल पे ये डिस्कशन हुआ है कि हम कैसे कर सकते हैं कि इस तरह की चीजें रुके या कैसे नहीं हो? प्रॉब्लम ये है विजेंद्र जी। ठीक है डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, हमने बीते कुछ सालों में यह भी देखा है कि बड़े बड़े अधिकारी भी नपे हैं, चाहे वो आरपीएससी के हों या बाकी जगह के हों, तो ये डर तो बना रहता होगा कि भाई हम इस तरीके से पेपर लीक करें। और मैंने जितने भी पेपर लीक इससे पहले देखे उसमें एक मनी ट्रेल है कि भाई पैसे लिए गए हैं, 5 लाख में पेपर बेचा गया, 10 लाख में पेपर बेचा गया। इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तक तो नहीं सामने आया है। अब मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त की जो जांच होगी उसमें पता चले कि भाई किसी ने 1 करोड़ 10 करोड़ में खरीद लिया, वो एजेंसीज को दे रहा है, जो इंस्टीट्यूट है उसको दे रहा है। अभी तक ऐसा ट्रेल नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर के किसी व्यक्ति ने अपने 10 लोगों के लिए पेपर लीक कर दिया। विजेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, बट ये फैक्ट है कि मनी ट्रांजैक्शन विजिबल नहीं है, और कहीं ना कहीं बिना मनी ट्रांजैक्शन के इन्वॉल्वमेंट के ये पेपर आउट नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ के किसी कर्मचारी या अधिकारी ने ये पेपर अपने किसी रिलेटिव के लिए आउट किया हो, क्योंकि इतना बड़ा प्रयास करने से पहले हर आदमी को पता है कि ये गंभीर मामला है और इसमें 22-23 लाख बच्चों का, विद्यार्थियों का कैरियर इन्वॉल्व है। और जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल सही है कि इसमें फैमिली इन्वॉल्व है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्वमेंट है डेफिनेटली इसके अंदर। विजेंद्र जी एक छोटी सी डिटेल अपडेट कर दूं कि एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप जो कि इसमें लीक हुआ है जिसका नाम था प्राइवेट माफिया, तो उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो ट्रैक करने की कोशिश करी है उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि 5 लाख से 20 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। तो देखिए विजेंद्र जी, अभी ये सब पढ़ रहा था जो शायद केरल के अंदर कोई चूरू का छात्र था जिसने पेपर भेजा, वो कह रहा था कि पापा, जिसका इंस्टीट्यूट है, कि पापा ये भेज दीजिए, अपने सब बच्चों को भेज दीजिए। अब उसने पेपर वहां से भेज दिया। अब अगर मनी ट्रेल होगा तो कहीं ना कहीं तो उसको कनेक्ट किया जा रहा है। विजेंद्र जी इशू ये नहीं है, अगेन प्रॉब्लम ये है कि भाई आज अगर किसी बच्चे को ऐसी चीज अवेलेबल हो रही है, या मैं कहता हूं किसी इंस्टीट्यूट को भी अवेलेबल हो रही है, वो तो इसका एडवांटेज उठाएगा। भाई जिम्मेदारी सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने की सरकार की है और इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की है, उनको करना पड़ेगा भाई ये काम। मतलब आप ये कह रहे हैं किसी का घर अगर खाली मिल जाए और ताला ना हो तो आपको चोरी कर लेनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो, मैं मतलब यही कह रहे हैं ना कि देखिए विजेंद्र जी, अगर आप कलयुग में ये उम्मीद कर रहे हो ना, अगर आप कलयुग में ये उम्मीद कर रहे हो कि किसी को मिलेगा इस तरह की चीज और वो सोचेगा नहीं 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 मैं तो नहीं करूंगा, देखिए प्रैक्टिकल होना कैसे चलेगा? नहीं, अगर किसी को मिल रहा है, प्रश्न पत्र उत्तर मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लेगा? गैस पेपर के नाम पर हुआ है, ऐसे नहीं हुआ कि भाई ये पेपर ही है, हुबहू पेपर है। और 30 सवाल ऐसे भी हैं जो नहीं आए हैं, 150 ही सवाल दिए गए।
डॉक्टर आरएल पुनिया जी, उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तो 90 के 90 प्रश्न वही है, उसमें कोमा बिंदु का भी अंतर नहीं है। इसमें तो ये हो सकता है दो सब्जेक्ट के तो पूरे हैं, एक का नहीं है। हर दो के तो पूरे हैं। विजेंद्र जी। हर पेपर पर यूनिक कोड नंबर लिखा हुआ है, इसलिए पेपर निकल नहीं सकता था बाहर। अगर पेपर hand written है। निकलता तो वो ट्रेस किया जा सकता था कि पेपर कहां से निकला है। इसका मतलब इसीलिए ही ये हाथ से लिखा हुआ इसका पेपर मतलब बाहर ये आया है कि पेपर लिखते लिखते वो 150 क्वेश्चन नहीं लिख पाया, उसको टेरर क्रिएट हुआ तो उसने बंद कर दिया। इसका एक मतलब यही है। विचित्र किस्सा है। नहीं, 150 पे तो बहुत कुछ कर सकता है, 180 में से। मेरा ये मानना है सर कि जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट हुए हैं, मेरा व्यक्तिगत थॉट प्रोसेस है कि इसमें जो बंदा सबसे पहले इन्वॉल्व था काउंसलर, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मेडिकल के स्टूडेंट्स का एडमिशन का काम करता था। ये पेपर जहां से भी आउट हुआ है पर्टिकुलर इतने मार्क्स के लिए हुआ है कि स्टूडेंट क्वालिफाई करे नीट के लिए, ताकि फॉरेन एमबीबीएस का धंधा अच्छे से चल सके। क्योंकि फॉरेन में जिन स्टूडेंट का पैसा लिया जाता है वो कट ऑफ मार्क्स जो है नीट क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं ले पाते। 101% ये पेपर आउट होने की जो थीम एक सब्जेक्ट का व्यक्ति होने के नाते मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है कि पर्टिकुलर इतने क्वेश्चन इसलिए लिए गए कि वो पर्टिकुलर बच्चे जो है 500 नंबर से ऊपर लेके आए, ताकि स्टूडेंट एनटीए क्वालिफाई नीट क्वालिफाई करे और इनका जो फॉरेन एमबीबीएस के लिए यूनिवर्सिटी में भेजने वाला जो गोरख धंधा है वो अच्छे से पनपे। और फिर ये सर्कुलेशन इस स्तर पे बिगड़ा, क्योंकि जब एक बच्चे के पास पहुंच गया तो निश्चित तौर पर उसका सर्कुलेशन इस स्तर पर हो गया कि एक आम बात बन गई। बट पर्टिकुलर जो आप जितने क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं उससे जो मुझे जो बात निकल के आ रही है कि इसके पीछे सबसे मोटा मकसद ये नजर आ रहा है कि बच्चे नीट क्वालिफाई करें। और इसके पहले जो पहला सूत्र था राकेश नाम का जो बंदा था, ऐसे कह रहा हूं, देखिए अब सोचिए उसके बायो के 90 के 90 सवाल हैं, क्योंकि जो कमजोर के बच्चा होता 45 सवाल है, हैं क्योंकि पूरे। इसका रीजन मैं यही बता रहा हूं, क्योंकि जो कमजोर बच्चा होता है वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आसानी से याद कर सकता है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आसानी से याद कर सकता है। तो फिजिक्स का पेपर आया था और फिजिक्स सबसे टफ तो पिछली बार नहीं, इसीलिए यही कह रहे हैं मैं यही कह रहा हूं, इसीलिए फिजिक्स के क्वेश्चन कम समय में बच्चा याद नहीं कर सकता सर। कम फिजिक्स के क्वेश्चंस कम समय में याद नहीं किए जा सकते। इसका पैटर्न आप थोड़ा सा गहराई में समझेंगे तो ये है कि वो क्वेश्चंस आउट किए जाए जिससे बच्चे को कम समय में भी मिले तो उसको लर्न कराए और बायोलॉजी से आसानी से वो क्वालिफाई कर सकता है। आईआईटी में क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ होता है कि आपको एक दो सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे ले आए, एक सब्जेक्ट में 0 होता है तो आपको एडमिशन नहीं मिलता है। नीट में ऐसा नहीं है। इसके एग्जाम के पैटर्न की गहराई में भी हमें जाना चाहिए और एग्जाम का लेवल टफ रखना चाहिए। लास्ट ईयर जो नीट का एग्जाम का लेवल टफ था वहां धांधली होने की संभावना नहीं है। सारे एग्जाम कट ऑफ कैंसिल होते हैं, बट जेई एडवांस का पेपर क्यों नहीं होता? क्योंकि जेई एडवांस के पेपर के आंसर की बनाने के लिए आसान बात नहीं है, आम टीचर बना ही नहीं सकता, बहुत बुद्धिजीवी टीचर की जरूरत होती है। और जो बुद्धिजीवी टीचर है जिसका नाम इन्वॉल्व है वो आसानी से इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा। तो हमें इन तरह की चर्चाओं करने के साथ साथ ये भी बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो कि सही बच्चे का आकलन हो। आप एक लॉजिकल जवाब दे पा रहे हैं कि भाई 150 ही सवाल क्यों लीक किए गए। अब मुझे एक और जवाब आप दे दीजिए, ये पेपर लीक किसने किया होगा? अंदर के सिस्टम से, बिना इन्वॉल्वमेंट के मुमकिन? मैं बताऊं इसका जवाब, मैं बताऊं। 1 मिनट में मेरी बात कंप्लीट। बिना अंदर के सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बताता हूं। इसमें स्टूडेंट से लेकर वो जो फॉरेन एमबीबीएस भेजने वाला बंदे से लेकर एनटीए के बंदे से लेकर प्रेस वाले बंदे से लेकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बिना एक ही कड़ी के इन्वॉल्व होने के बिना हो जाए। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि इसमें मनी ट्रेल नहीं हुआ। मनी ट्रेल इसलिए नहीं हुआ, इसका कारण यह है कि अभी तक जो जांच एजेंसियां थी, चाहे सरकार के दबाव में मान लीजिए चाहे उनके किसी भी दबाव मान लीजिए, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी किस दिशा में जाना है। एफआईआर दर्ज नहीं होना, सरकार के इंटेल की इंतजार कर रहे थे कि हमें इसको किस दिशा में लेके जाना है। बिना एफआईआर दर्ज हुए, बिना जांच हुए इनडायरेक्टली एनटीए के पास सारी जानकारी भेजी गई और ये कहा कि डायरेक्ट आप एक्शन लीजिए। 30 सेकंड में वाइंड अप करना है। देखिए विजेंद्र जी, आपने एक बात कही ना कि ये किसने लीक किया होगा। 2012 में 13 में हमारे यहाँ राजस्थान का ही किस्सा है। एक आरपीएससी के चेयरमैन थे हबीब खान जी, वो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में अपनी बेटी के लिए पेपर चुराने के लिए वॉल्ट रूम में घुस गए थे। वो पकड़े क्यों गए? उनने सीसीटीवी कैमरास भी ऑफ करवा दिए थे। वो पकड़े इसलिए गए कि जब वो बाहर निकल रहे थे तो उस समय पे बगल वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गए। तो इसके तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं और किस स्तर तक जुड़े हो सकते हैं, ये समझना आवश्यक है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सरकार ये जिम्मेदारी पहले तो तय करे कि आपने इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया और सरकारों को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए
राजस्थान पुलिस को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए पहले उस थाने को सस्पेंड करना चाहिए, फिर एसओजी के जो लीड कर रहे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, और गृह मंत्री राजस्थान है, जो मुख्यमंत्री खुद है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। चेंज करना जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर? जो नीट का एग्जामिनेशन सिस्टम है, जैसे कट ऑफ हर सब्जेक्ट का रखा जाए, उसी से इस तरह की चीजें कंट्रोल हो सकती है। फ्यूचर की बात है, अभी तो ठीक है, जो हो शुक्रिया गया हमारे उसको साथ जिम्मेदार जुड़ने के लिए। इस पे जी आपका भी शुक्रिया, योगेंद्र जी और आरएल पुनिया जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, बच्चों से जुड़ा मामला है, सबको गंभीर होना पड़ेगा, और इतना गंभीर होना पड़ेगा कि आगे हमें इस तरीके की डिबेट करने का मौका ना मिले, क्योंकि ये बच्चे परीक्षा देने के लिए ना जाने कितने साल खराब करते हैं, उनके परिवार ना जाने कितना संघर्ष करते हैं, ना जाने कितना बलिदान होता है, और उसके बाद जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता है, मानसिक तौर पर वो बच्चा टूट जाता है। हमने कई सुसाइड के केस देखे हैं, परिवार के पूरे सदस्य डिप्रेशन में होते हैं, और भविष्य में कौन जाने कि जितना बेहतरीन पेपर उसका आज हुआ है, अगले एग्जाम में हो या ना। ये सब किस्मत का खेल होता है, और उससे ज्यादा मेहनत का, और मेहनत इस वक्त पानी में चली गई है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो भी पाताल में भी कोई छुपा हुआ है, इनको बचेगा नहीं।